इसके पश्चात एक बहुआयामी व्यक्तित्व, सामाजिक शिक्षा, कायदा, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, कौन सा क्षेत्र आपने रखा नहीं, ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे सामने अभी इस मंच पर अभी अभी विराजमान हुए हैं, जो 12वें आयोग के हायर एजुकेशन का जो एक ग्रुप कोर ग्रुप काम कर रहा है, उस कमिटी में भी आप स्वयं कार्यरत हैं और माइनॉरिटीज एजुकेशन की जो नेशनल कमिटी है, मॉनिटरिंग कमिटी, उसके भी आप सदस्य हैं। ऐसे श्रीयुत पीए इनामदार साहब का मैं यहां स्वागत करता हूं और उनको मेमेंटो देकर सम्मानित करने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी मुथाजी को विनंती करता हूं कि वह मंच पर आकर पीए इनामदार साहब का सम्मान करेंगे। मैं सीधे इनामदार साहब को विनंती करता हूं कि वह यहां आकर हमसे बात करें। अगले 10 मिनट तक वह हमसे बात करेंगे। पीए इनामदार साहब। बीजेएस के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, मेरे जिगरी दोस्त श्री शांति भाऊ, आज यहां पर आए हुए नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के श्री दारूवाला जी, आपके सेक्रेटरी सुदर्शन जैन, मंच पे बैठे हुए सुराना जी, भारतीय जैन संगठन के उसूलों को आप साथ चलने के लिए, शांतिलाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए और जैन समाज को सामाजिक काम में अग्रसर होने का एजेंडा लेकर जो काम हो रहा है, उसमें शामिल होने के लिए आए हुए सभी जैन भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का एहसास है कि 6-7 स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने जैन समाज को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है, उसमें महाराष्ट्र भी है। इसलिए महाराष्ट्र में और 6-7 स्टेट्स में रिलीजियस माइनॉरिटीज को और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को तालीम के मैदान में आर्टिकल 30 के तहत जो भी राइट्स दिए गए हैं, इसको फायदे नहीं करना, फेवर नहीं कहना, ये राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी गवर्नमेंट का किसी पे उपकार नहीं, कोई फेवर नहीं। ये इसलिए समझना जरूरी है कि जब आप फेवर समझते हैं तो झुक के जाओगे, जब राइट समझते हो तो ऐसा सर ऊपर करके जाओगे, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार जैन समाज के विविध स्तर के अधिवेशनों में मैंने अपनी बात को रखा है। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाकर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, ये कोई पॉलिसी डिसीजन लेकर जो छीन नहीं सकते, उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और इन राइट्स को क्लेम किस तरीके से करना चाहिए, इसकी बात मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि गुज़िश्ता 60 साल में इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुए हैं, काफी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है और अभी कोई एम्बिग्युइटी की गुंजाइश नहीं है।
मैं पहले शुरू करूंगा राइट टू एजुकेशन एक्ट के अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कूल्स होते हैं ये प्राइमरी होते हैं, फिर हाई स्कूल्स होते हैं, फिर जूनियर कॉलेजेस होते हैं, फिर सीनियर कॉलेजेस होते हैं और बहुत कम प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं। तो बड़े पैमाने पे आपको जो कुछ करना है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक जजमेंट आया है जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, आमतौर पे 99% इंस्टीट्यूशंस अनएडेड होते हैं, ये अप्लीकेबल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके लिए उसमें फिर 25% बच्चों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर वो कमिटी जो होती है मैनेजमेंट कमिटी वो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, फिर फी के मामले में किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सवाल ही नहीं रहता है। अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राइट टू एजुकेशन कानून ही लागू नहीं है। प्लीज समझ लीजिए पहला। अब सवाल आता है एडेड इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी के एडेड इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी के एडेड इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ एक ही चीज लागू है और वो है 25% बच्चे आपको अदर दैन जैन लोगों के लेने के हैं या गवर्नमेंट ने भेजे हुए लेने के हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ग्रांट इन एड देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। इसके लिए आर्टिकल 29(2) अप्लीकेबल होती है आर्टिकल 31 के साथ में। ये आप लोगों को कंप्लाई करना पड़ेगा, मगर दूसरे और कोई चीज लागू नहीं होगी। मैनेजिंग कमिटी, स्कूल मैनेजिंग कमिटी की प्रोविजन आपको ग्रांट इन एड मिलने के बावजूद लागू नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रांट इन एड मिलने के साथ में हमारे राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। सिर्फ 25% आपको एडमिशन देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट आपको भेजेगी। यह सिर्फ लागू है उम्र के 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए ही। इसका मतलब है यह लागू है फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड 9th, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 साल में एडमिशन नहीं होते, 5 साल में एडमिशन होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और दूसरे स्टेट में 6 साल के बाद में वो एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं। इसके लिए उनको 8वीं तक है, महाराष्ट्र में 9वीं तक इसको अप्लीकेबल किया जाता है। यह एडमिशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2012-2013 से ही अप्लीकेबल होगा एडमिशन के मामले में, एडेड इंस्टीट्यूशन के लिए। अनएडेड के लिए कोई है ही नहीं, उसका संबंध है नहीं। और ये एडमिशन कहां पे होंगे? सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं। 2012 और 2013 में आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर 25% एडमिशन गवर्नमेंट जो भेजेगी आप उनको लेना है। ये राइट टू एजुकेशन के सिलसिले से आज की जो लीगल पोजीशन है मैंने आपके सामने इसको रख दिया है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, गवर्नमेंट ने जहां पर 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खोलने की जिम्मेदारी खुद पे ली हुई है। 1 किलोमीटर के रेडियस में जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खोलने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिला परिषद या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल या कैंटोनमेंट बोर्ड, जहां पर भी आपका एरिया आता है वहां पे ये अथॉरिटी है जो ये जिम्मेदारी ली हुई है। इसलिए अभी खोलने का नहीं है, खुलवाने का काम है। तो मैं चाहता हूं कि हम जगह लें, बिल्डिंग बनाएं, फर्नीचर लाएं, फिक्सचर्स लाएं, इक्विपमेंट लाएं, टीचर्स लाएं, उनका पगार दें, और परमिशन के लिए गवर्नमेंट के पीछे 2 जोड़ जूते भी साथ में लेके घूमे, ये बंद कर दीजिए। कोई जरूरत है नहीं। वहां पर उनको बोलने का अभी आप आइए, जमीन लीजिए और आप बिल्डिंग बनाइए
और आप टीचर्स को पगार दीजिए और हमारे बच्चों को पढ़ाइए। और ये काम सिर्फ जैन बच्चों के या जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है। आप जिस एरिया में बैठते हैं, रहते हैं, उस एरिया में अगर स्कूल नहीं है तो आप लोगों ने उसके अंदर इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट को इस बात का लेटर दीजिए कि आप इस तरीके से यहां पर स्कूल नहीं है और आपको खोलना है। और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 30 बच्चों के नाम की लिस्ट दे देने का, उनके अब्बा, उनके पेरेंट्स का एड्रेस, उनके पूरे नाम, और ये 6 साल की उम्र के बच्चे हैं और इनको राइट टू एजुकेशन के तहत एजुकेशन मिलना जरूरी है, तो आप स्कूल खोलिए। 1-2 महीने अगर वो नहीं करते हैं तो आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए, आपको फुल स्कूल खोलने के लिए ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट के अंदर है कि गवर्नमेंट ने 6 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी खुद ली हुई है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया है, जो 2009 में आया है, 1/4/2010 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है, उसके तहत उन्होंने पूरे फाइनेंस का भी अरेंजमेंट किया है। हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए ईयरमार्क करके रखे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 35% कंट्रीब्यूट करने का है, 65% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाला है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत है नहीं। इसी कानून के तहत आपके मालूमात के लिए जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी 8वीं तक या 9वीं तक, 1/4/2010 से 6 महीने के अंदर 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो गई है। एडेड इंस्टीट्यूशन में 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो चुकी है। और मैंने इसका रिट पिटीशन फाइल किया मेरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर कि मेरे पास इतने 5th स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक इतने स्कूल में डिविजन्स हैं और इतने बच्चे हैं और 30 बच्चों पे एक टीचर अपॉइंट करना जरूरी है। मेरे पास कम टीचर हैं और आप इसको अपॉइंट कीजिए। ये रिट पिटीशन मैंने फाइल जब किया, इस पे बहस हो गई सेक्रेटरी के साथ। और महाराष्ट्र में, सिर्फ मेरे स्कूल के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल के 35,000 नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। उसका जीआर निकल गया और मेरे पास है। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने नहीं ली है, क्वालिटी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी ली है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यह है कि अगर एक क्लास में 60, 70, 80 बच्चे हैं, इसका मतलब वो बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि फिजिकली टीचर को यह पॉसिबल है नहीं कि 70 बच्चों को वो पढ़ा सके। तो 30 बच्चों का हमने क्लास जब रखा है तो गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है और उसके तहत एडिशनल पोस्ट क्रिएट होने वाले हैं। जो एडेड हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैंने आपके पास सामने ये बात कही कि मैनेजिंग कमिटी, स्कूल मैनेजिंग कमिटी, ये प्रोविजन आपको एडेड को भी और अनएडेड को भी एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिए इसको। और ऐसा कोई मामला आपके पास आता है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और सताने के लिए काम करते हैं। कुछ भोले लोग होते हैं जिनको मालूमात नहीं रहने की वजह से भी सताते हैं। तो पहले लोगों को हम समझाएंगे और दूसरे तरीके के जो लोग, दूसरे लोगों को हम समझाएंगे, पहले तरीके के लोगों को हम देख लेंगे। क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर हम लोगों को करना पड़ेगा। तो शांतिलाल जी के पास फुल फ्लेज्ड इस मामले में ऑफिस है। वहां पर माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स के मामले में अगर आपको कोई भी चीज उसकी मालूमात लेना है, आप उनको लिखिए, वो हमसे बातचीत करेंगे और हम इस चीज को क्लैरिफाई कर देंगे। और जहां पे क्लैरिफिकेशन हम देंगे उसके ऊपर आप चलिए, डरिए मत। क्योंकि आमतौर पे हम जब लेटर लिखते हैं कि आपको ये राइट नहीं है, एजुकेशन ऑफिसर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, आप ये नहीं कर सकते, लेटर मैं डिक्टेट करते रहता हूं और आपके जो मैनेजिंग ट्रस्टी रहते हैं वो डरते रहते हैं। यानी भेजा नहीं अभी तक लेटर, हम यहां पे डिक्टेट कर रहे हैं तो डर जाते हैं। ऑफिसर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंस्टीट्यूशन कायम रहती है और आप और हम वहां बैठे हुए रहते हैं। इसके लिए कानून का राज चले, नहीं कि ऑफिसरों का राज चले। और हम चाहते हैं कि इस चीज को हम ठीक तरीके से समझ लें।
इसके पहले भी मैंने आपसे इस सिलसिले में बात की है कि 2 माइनॉरिटी कमीशंस हैं। एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, दारूवाला साहब यहां पे उसके मेंबर हैं, जिसका आम तौर पे जैन समाज का कुछ लेना देना नहीं है। राइट्स होते हैं, उसके सिलसिले से फ्लड आता है या भूकंप आता है या और जो भी दूसरी तरीके की चीजें हैं, उसका इस कमीशन से लेना देना है। दूसरा जो कमीशन है उससे हमको सब कुछ लेना है, वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और उसके जो चेयरमैन है वो जस्टिस सिद्दीकी साहब है। और उस कमीशन के एक्ट के अंदर जैन लोगों का रिलीजियस माइनॉरिटी बोलकर नाम लगाने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे जैन लोगों में भी ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि हम जैन रिलीजियस माइनॉरिटी कहलवाएं। ये चीज मैं, शांतिलाल जी, सुरेश दादा जैन, विजय दर्डा जी, सिंघवी साहब जो बहुत सीनियर लॉयर थे, और जयपुर फूट वाले, हम सब मिलकर, मैं खुद उसमें था, हमने प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की और प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि इसके मामले में जैन लोगों में ही थोड़ा डिस्प्यूट है। अब हमारा यह कहना है कि इसके बारे में कोई डिस्प्यूट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, यह तालीम से, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए चीजों को, अपने राइट्स को अगर लेना है, तो हम चाहते हैं कि इसके सिलसिले से कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। बाल पाटिल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के मामले में है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मामले में नहीं है। तो हम फिर से शांतिलाल जी के नेतृत्व में फिर से जाएंगे और जैन समाज को, जैन मजहब के लोगों को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ये हम डिक्लेयर करके लेंगे जल्द ही। इसके बीच महाराष्ट्र से जो 7-8 स्टेट में माइनॉरिटीज बोल के जैन समाज को डिक्लेयर किया गया है, उनके सारे केसेस दिल्ली में इस कमीशन के सामने चलेंगे। इसकी डिस्कशन मैंने कमीशन के चेयरमैन के साथ में की हुई है और उन्होंने कहा है कि ये केसेस आप हमारे पास लाइए, उसके ऊपर हम डिसीजन देने के लिए तैयार हैं। तो ये भी आप समझ लें कि अगर ऐसा कोई केस है जो आपको हाईकोर्ट जाना है, तो हाईकोर्ट जाने के पहले हम नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं और वहां पर वही काम करवा सकते हैं जो हाईकोर्ट में होता है, और सस्ता होता है, जल्दी होता है। और ये एक्सपर्ट कमीशन होने की वजह से इनको पूरी मालूमात है, आर्टिकल 30 से रिलेटेड जो कुछ भी कानून राइट्स दिए गए हैं उसकी पूरी मालूमात इस कमीशन को है। इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के साथ में जो 6-7 स्टेट्स को माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, उन स्टेट्स के केसेस हम इस कमीशन के सामने ले जा सकते हैं। और जहां पर भी आपको लगता है कि हमारे गाइडेंस की, हमारे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, हम हमारे खर्चे से दिल्ली, न्यूयॉर्क, मॉस्को, जहां चाहे वहां आएंगे और आपके राइट्स को दिलवाने का काम करेंगे। मैं शांतिलाल जी और उनके साथीदारों को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेट लेवल के ऊपर जैन समाज का अपना संगठन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, लेकिन साथ साथ में सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज का भी एक संगठन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हो। और इसके लिए सबसे बेहतरीन लोग कौन है, तो वो जैन समाज के लोग हैं जिसने इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस हैं और हम लोग आपके साथ में आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ जैन लोग जाएंगे, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। वहां पे फादर भी रहेंगे, मौलाना भी रहेंगे, सरदार जी भी रहेंगे और बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे और साथ साथ में जैन समाज के लोग रहेंगे। ये टोटल मिला के 25% पॉपुलेशन होता है और किसी 25% पॉपुलेशन को कोई गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती।
और जब हम अकेले अकेले जाएंगे तो वो इग्नोर इसलिए करेंगे कि ये इनके रहेंगे, ये इनके रहेंगे, इनके रहेंगे। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपका संगठन रहे और एक ऐसा संगठन बनाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप लीडरशिप लेके, कि जिसके वजह से सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक जगह आए और अपने राइट्स को क्लेम कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और जहां पर भी गाइडेंस की जरूरत होती है लोकल लेवल के ऊपर, तो यह ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर सकता है। इसके वजह से तालीम के मैदान में जो भी मुश्किलात आपको आने के चांसेस हैं, तो हम सब मिलाकर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन है। और अगर आपको माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स के मामले में अगर कुछ पूछना है, तो मैं आज यहां से आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर वक्त कम है तो आप शांतिलाल जी से संपर्क करें, और शांतिलाल जी अगर उसमें मेरे से कोई एडवाइस पूछते हैं या गाइडेंस लेते हैं तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। देखिए, ये जैन समाज के लिए और जैन समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक बहुत अहम सत्र है, अहम फैसला है और फंडामेंटल काम है। इनामदार जी मेरे करीबन 35 साल से दोस्त हैं। हम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हम दोनों ने काफी बचपन से कुछ भी हमारे दोनों के पास नहीं था, तब से बिजनेस को शुरुआत की है और दोनों भी एक साथ में आगे बढ़ चुके हैं। मैं इस वक्त पर आप सब लोगों का सेटिस्फैक्शन करवाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस विषय पर मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हर सेशन में। और आपको ऐसा लगता होगा कि अभी दूसरा सेशन 10 मिनट में शुरू होने वाला है। विनीत जोशी सीबीएसई के चेयरमैन ऑलरेडी पधार चुके हैं, लेकिन ये सेशन को भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की क्वेरीज, देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, उनकी हर क्वेरी का जवाब यहां हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक आइडिया की है। यहां से बाजू का जो हॉल है अपना, जो सेशन अभी खत्म हुआ है एम्पावरमेंट ऑफ कपल का, हम लोग दारूवाला साहब को और इनामदार साहब को और हमारे अजीत सुराना और सुदर्शन जी जैन को, यहां का अभी दोनों का लेक्चर पूरा हो चुका है, हमारे दोनों भाई 2-2 मिनट में बोलेंगे। उसके बाद में उस हॉल में हमारे अतिथि मौजूद रहेंगे, जिनको माइनॉरिटी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ बात करनी है। वो लोग आराम से 1 घंटा बात कर सकते हैं। 5 और 10 मिनट में बात आपकी खत्म होने वाली नहीं है और आपको जस्टिस मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ी बात अभी इनामदार जी ने आपके सामने कही, बहुत बड़ी बात। बीजेएस का एक अपना नेटवर्क है, पूरे कंट्री का नेटवर्क है, हर स्टेट का नेटवर्क है, हर डिस्ट्रिक्ट का नेटवर्क है। पिछले 1 साल से इनामदार मेरे पीछे लगे हैं कि तुम आगे आकर इस बात में इनिशिएटिव लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ स्टेट लेवल पे सभी माइनॉरिटीज के कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए सभी माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोगों ने एक न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, ताकि हम साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ जा सके। और उनकी ये इच्छा है कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए बीजेएस ने अगुवानी करनी चाहिए, बीजेएस ने लीडरशिप लेनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मैं इस बात को इनामदार जी एक्सेप्ट करता हूं। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए 100% तैयार हूं, लेकिन आप इसमें की रोल अदा करेंगे। आप इसमें
हर राज्य में, राज्य स्तर पर सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अधिवेशनों को, प्रोग्राम्स को, सेशंस को आप हर स्टेट में जाएंगे और हर स्टेट में जाकर हमारे जैन समाज ने ऑर्गेनाइज किया हुआ लेकिन सभी माइनॉरिटीज के समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टेट लेवल के फंक्शन को आप एड्रेस करेंगे। इसकी कमिटमेंट अगर आपकी तरफ से मिलती है तो आज हम ये कहते हैं कि आने वाले 1 साल में आपके हर स्टेट में प्रोग्राम बन गए होंगे और हर स्टेट में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जैन कम्युनिटी निश्चित रूप से आपके पीछे रहेगी। शांति भाव का आदेश हमको सर संवाधान। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूं कि आज काफी सारी अगली बातें हो रही हैं। अब आपको हर स्टेट में इनामदार जी आएंगे और भी उनके कलीग्स लोगों को लेके आएंगे, माइनॉरिटी कमीशंस के हमारे सभी भाइयों को हम जाके मिलेंगे और हम इसका एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। बेबीलाल जी, अजीत, आप लोगों को अगवानी लेनी होंगी ये सारी चीज में। अजीत, वेरी गुड। हम ये सारी चीज का प्लानिंग आने वाले 2-3 महीने में करके अपन साथ में मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इनामदार।